नमस्कार। देखिए कैसी राजनीति है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में हमेशा एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये अब एक साथ आ रहे हैं। इसे कहते हैं कि हित की राजनीति। जब अपने ऊपर आए बात तो एक हो लिए। आपको पता ही होगा कि महबूबा मुफ्ती को जब से रिहा किया गया है, जब से उन्हें डिटेंशन से बाहर लाया गया है, तब से वो लगातार विरोध कर रही हैं और केंद्र सरकार पर हमला कर रही हैं। उनका कहना है कि भाई 370 को हम बिल्कुल जो आपने हटाया है हम नहीं मानते और हम देश का तिरंगा तब उठाएंगे जब हमें अपने कश्मीर का झंडा उठाने की इजाज़त मिल जाएगी। यानी कि उनके तेवर पूरी तरह से बगावती हैं और देश के संविधान के मुताबिक वो चलने के लिए तैयार नहीं हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ कश्मीर में उसी तरीके से हालात रहें जैसे कि हालात वहाँ पहले थे। फ़ारूक अब्दुल्ला उनसे कुछ महीने पहले बाहर आ चुके हैं और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला भी बाहर आ चुके हैं। और फ़ारूक अब्दुल्ला जब से बाहर आए हैं तब से लगातार इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। जब जम्मू और कश्मीर का जो नया स्वरूप बना था उसके परिसीमन के लिए एक आयोग बनाया गया, तो उसमें सांसद होने के नाते फ़ारूक अब्दुल्ला को भी नॉमिनेट किया गया। लेकिन फ़ारूक अब्दुल्ला ने साफ उसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं उसका हिस्सा नहीं रहूँगा, क्योंकि 370 को हटाया जाना और जम्मू कश्मीर का नया स्वरूप बनाया जाना, इसे केंद्र शासित बनाया जाना, लद्दाख को इससे अलग कर दिया जाना, मैं इससे सहमति नहीं हूँ, मैं इसे मानता ही नहीं हूँ। तो नैतिक रूप से मेरा इस आयोग में शामिल होने का कोई राइट ही नहीं बनता। यानी कि वो पहले ही तय कर चुके थे कि वो इस मुद्दे पर बिल्कुल केंद्र के खिलाफ रहेंगे। बहरहाल फ़ारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को केंद्र सरकार ने पहले रिहा कर दिया। कहा जाता है कि इसके पीछे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था। सचिन पायलट जो कि दामाद हैं फ़ारूक अब्दुल्ला के, उन्होंने बताया जाता है कि मीडिएटरशिप की केंद्र सरकार से मिले और केंद्र में अपने संबंधों को इस्तेमाल किया और फ़ारूक और उमर अब्दुल्ला को रिहा करवा लिया। लेकिन महबूबा मुफ्ती के लिए इतनी बैकअप थी नहीं कि उनका लोग समर्थन कर सकें या उनके समर्थन में पॉलिटिकल लॉबिंग दिल्ली में कोई कर सके, इसलिए वो देरी से रिहा हुई, कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन हुआ कुछ भी हो, फ़ारूक अब्दुल्ला पहले रिहा हुए हों या महबूबा बाद में रिहा हुई हों, पॉलिसी दोनों की एक ही है कि जो कश्मीर में आपने किया वो हमें कतई मंजूर नहीं। और इसके खिलाफ बाकायदा कश्मीर के सारे दलों को, राजनीतिक दलों को एक करने की एक अजीब तरह की मुहिम भी चलाई गई है। देखिए इसकी जो इनपुट्स आई हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। और सैटरडे को यानी कि 24 अक्टूबर को पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती के श्रीनगर वाले घर पर पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के सदस्यों की एक बैठक हुई। ये गुपकार डिक्लेरेशन क्या है यह भी आगे आपको मैं बताऊंगा। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फ़ारूक अब्दुल्ला को इस गठबंधन का अध्यक्ष और महबूबा मुफ्ती को उपाध्यक्ष बनाने पर सहमति बनी। बैठक में उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने इस बारे में जानकारी दी, वो भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि एक महीने में दस्तावेज तैयार किया जाएगा। इसके जरिए हम उन झूठों के पीछे के तथ्य पेश करेंगे जिनका प्रचार किया जा रहा है। यह जम्मू कश्मीर के लोगों को श्रद्धांजलि होगी जिनकी बदनामी हो रही है। फ़ारूक अब्दुल्ला ने इसमें कहा कि वह कोई देश विरोधी जमात नहीं है। हमारा मकसद यह तय करना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के अधिकार को बहाल किया जाए, जो पहले था सेम वैसे ही किया जाए। हमें धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश नाकाम होगी। यह धर्म की लड़ाई नहीं है। यानी कि एक जो ये अलायंस बना है जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के खिलाफ, उसके अध्यक्ष फ़ारूक अब्दुल्ला बन गए हैं और इसकी उपाध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बन गई हैं। यानी कि एक तरह से एक गठबंधन तैयार हो गया है। भविष्य में अगर कभी यहाँ चुनाव होगा तो बीजेपी एक तरफ होगी और बाकी सारे दल एक तरफ होंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है। हालांकि जितने भी कश्मीरी राजनीतिक दल हैं
उन्होंने ये कह दिया है कि हम तब तक कश्मीर के चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक कश्मीर का पुराना स्टेटस बहाल नहीं किया जाता। बहरहाल आपको बताता हूँ कि गुपकार डिक्लेरेशन क्या है। दरअसल श्रीनगर में गुपकार नाम से एक रोड है और इसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मुखिया हैं फारूक अब्दुल्ला, उनका घर है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के एक दिन पहले 4 अगस्त 2019 को 8 स्थानीय दलों ने यहाँ बैठक की थी। इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था, उसे ही गुपकार डिक्लेरेशन कहा गया। गुपकार डिक्लेरेशन में आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के साथ ही जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा मांगा गया है। सहयोगी दलों के सीनियर नेता होने के नाते डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसकी एक वजह उनकी पार्टी का मजबूत कैडर भी है, उनका बेस जम्मू कश्मीर में अच्छा खासा है। इसके अलावा जो गुपकार डिक्लेरेशन है, इसकी जो अमली जामा इसे पहनाया जा रहा है, इसमें लगभग 6 दल शामिल हैं। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती वाली PDP, सज्जाद गनी लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट और माकपा की जो लोकल इकाई है वो इसमें शामिल है। दरअसल एक दिन पहले ये जो भी अध्यक्ष बने हैं फारूक अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती उपाध्यक्ष बनी है, इससे एक दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया था कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे, हमें कश्मीर का झंडा पहले उठाना है, इसे लेकर उनका भारी विरोध हो रहा है। बीजेपी और दूसरे हिंदूवादी जो संगठन हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर पुतले जलाए जा रहे हैं, महबूबा मुफ्ती की आलोचना की जा रही है। और भाजपा की जो जम्मू कश्मीर इकाई है, उन्होंने महबूबा मुफ्ती की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि ये देश विरोधी बयान है और धरती पर कोई ताकत नहीं है जो राज्य का झंडा फिर से फहरा सके और संविधान के 370 को बहाल कर सके, अनुच्छेद को। और जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के रविंद्र रैना, उन्होंने वहाँ के LG उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मांग की कि महबूबा मुफ्ती का टिप्पणी का संज्ञान लिया जाए और इसे देशद्रोही कृत्य मानते हुए इसे उन्हें फिर से जेल के पीछे ठूंसा जाए। ध्यान होगा आपको कि मैंने एक वीडियो ये बनाया था कि कहीं फारूक अब्दुल्ला को रिहा करके केंद्र सरकार ने गलती तो नहीं की। अब मुझे लग रहा है कि वो सब चीज़ें सामने आ रही हैं कि आखिर इन्हें रिहा करना ठीक था या नहीं। इसके अलावा और इसके बारे में अगर मैं दिलचस्प जानकारी आपसे मैं शेयर करूं तो यहाँ सब कुछ स्थिति अजीबोगरीब है। और दिल्ली का एक पुलिस थाने में तो एक वकील हैं विनीत जिंदल, उन्होंने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। आने वाले समय में ये मामला बहुत गंभीर होने जा रहा है और सरकार को फिर से सोचना होगा कि फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को रिहा करने का फैसला सही था या गलत था। बहरहाल इन लोगों ने ये दिखा दिया है कि जिनके मन में जहर होता है वो हमेशा जहर ही उगलते हैं। इन लोगों ने लगभग 50-55 साल तक यहाँ पर सत्ता का सुख भोगा और यहाँ के जो संसाधन हैं उनका इस्तेमाल किया, केंद्र सरकार को हमेशा अपनी जेब में रखा, वोट बैंक की राजनीति की और जम्मू कश्मीर का जो विकास होना चाहिए था 370 के कारण नहीं हो सका, ये सब जानते हैं। ना वहाँ पर अच्छे होटल बने, ना अच्छे मॉल्स खुले, ना वहाँ पर ट्रेनों का विस्तार हुआ। ये सब विस्तार अगर नहीं होगा तो जम्मू कश्मीर कभी भी भारत से नहीं जुड़ पाएगा और 370 हटाने के पीछे असली उद्देश्य भी यही है। बहरहाल ये लोग तो इसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं और आने वाला समय मोदी सरकार के लिए भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण है कि किस तरीके से नए जम्मू कश्मीर का परिसीमन किया जाए और वहाँ पर राजनीतिक हालात फिर से बहाल किए जाए, क्योंकि जब तक राजनीतिक हालात वहाँ पर बहाल नहीं होंगे तब तक जम्मू कश्मीर का भला नहीं हो सकता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे उतना मान्य नहीं माना जा सकता। जम्मू कश्मीर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।